Welcome back to Sheikh Hand, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Said Sheikh. ख़वातीन हज़रात, आज का जो टॉपिक है बहुत अहम है, फैमिली मैटर से रिलेटेड है एंड मोर स्पेसिफिकली बच्चों से रिलेटेड, बच्चों की कस्टडी एंड गार्डियनशिप के बारे में है। और इसके ऑब्वियसली हमने आज दावत दी है अपने साथ बाहर कानून को, क्योंकि ये कानूनी मसले हैं। बाहर कानून को दावत दी है एडवोकेट मोहम्मद इफ्तिखार साहब, जो हमारे शो में तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एडवोकेट साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कमिंग। ख़वातीन और हज़रात, बच्चे हम सबको बहुत प्यारे लगते हैं। वी लव चिल्ड्रन। बच्चे कौम का सरमाया होते हैं और आंखों, माँ बाप की आंखों का नूर होते हैं। हम किसी भी जगह जाते हैं, पार्क में भी जाते हैं, हम जब बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर अजीब सी अम्यूजमेंट्स आती है। हमारा मुस्तकबिल है, और गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, मेरा ख्याल है हम सब बच्चों को प्यार करते हैं। और ये नेचुरल सी बात है कि बच्चों के जो नेचुरल गार्डियन है उनके माँ और बाप कट्ठे रह रहे हैं, कट्ठे मिलके उनकी परवरिश कर रहे हैं। यही ख़वातीन और हज़रात एक कुदरती बात है। लेकिन बात का कोई ऐसे सिचुएशन आ जाती है जिसमें उनकी माँ बाप में कोई इशू आ जाता है या कोई माँ बाप नहीं होते रहते हैं, तो उनकी गार्डियनशिप, उनकी परवरिश और उनकी तालीम और तरबियत, उनका बढ़ाटा, तो ये बात का इशू बन जाता है। तो ऐसे में क्या होता है? तो अजहर साहब, आप हमें बताएं कि जब कोई पेरेंट्स की आपस में डिस्प्यूट हो गया, माँ बाप का आपस में फैमिली तनाज़ा हो गया, और कोई एक मिसाल ले लेते हैं कि बेटा जो है वो 7 साल का है और बेटी जो है वो 3 साल की। तो ऐसी सूरत में अगर सेपरेशन की तरफ इनका मामला माँ बाप का चला जाता है, तो कोर्ट में ज़ाहिर है कि कोई केस चला जाता है, गार्डियन कोर्ट में चला जाता है, तो क्या सिचुएशन होगी कि माँ की पोजीशन क्या है कानूनी, बाप की पोजीशन क्या है कानूनी, इनकी कस्टडी के डालने से। जी इफ्तिखार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब, बहुत मेहरबानी कि आपने ये जो सोसाइटी के छोटे छोटे मसाइल होते हैं इनके लिए आप मौजूद करते हैं, तो इससे हमारी सोसाइटी में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लोगों को बाज़ औक़ात पता ही नहीं होता कि वो किन मसाइल से वो गुजर रहे हैं, या उनके साथ कोई मसाइल हैं तो उनके सलूशन के लिए वो उन्हें इल्म ही नहीं होता कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो अगर कोई मियाँ बीवी में आपस में इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं और उनके बच्चे हैं, 2 बच्चे आपने बताया, एक बेटे की उम्र 7 साल है और बेटी 3 साल की है, तो बाप के पास ये हक हासिल है कि वो गार्डियन कोर्ट में चला जाए, गार्डियन कोर्ट में जाके दावा दायर करे। और चूंकि बच्ची छोटी है और बच्चा भी 7 साल का है और बच्चे अपनी माँ के साथ रह रहे हैं, अपने नंदिहाल में रह रहे हैं, ज़ाहिर है वो माँ को अपने पेरेंट्स लेके चले गए हैं, तो अभी बच्चों के साथ जो मुलाकात है वो बाप ने करनी है। तो गार्डियन कोर्ट उनकी विजिटेशन एक मुकर्रर कर देता है गार्डियन जज के हर महीने के दूसरा हफ्ता और चौथा हफ्ता, या जो भी उन्हें सूटेबल करता है, पहला हफ्ता या चौथा हफ्ता, इसके मुताबिक बाप की विजिटेशन रूम बना हुआ है हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, गार्डियन कोर्ट हैं अवेलेबल, और वहाँ पे वो बाप अपने बच्चों के साथ मुलाकात कर सकता है। मतलब यह है कि अपने इफ्तिखार साहब, आप कह रहे हैं कि जो हमारा कस्टडी का दावा तो अपनी जगह चलेगा, लेकिन सबसे पहले जो गार्डियन जज साहब हैं ये मुलाकात का स्केड्यूल बना देंगे दूसरी पार्टी के साथ। जी बिल्कुल, अगर माँ के पास बच्चे हैं तो बाप भी उनका रीगल और गार्डियन, नेचुरल गार्डियन है, उससे मुलाकात का पूरा हक हासिल है, क्योंकि वो उसके बच्चे हैं, बेटी है या बेटा है। और बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने रिलेशनशिप को पहचान करें कि ये उनका बाप है। तो ये अदालत उनके लिए एक फैसिलिटी मुहैया करती है, बच्चों के लिए भी और बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी, कि गार्डियन कोर्ट में बच्चों के बाप से मुलाकात हो या माँ से मुलाकात हो, अगर टेम्परेरी कस्टडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक स्केड्यूल बना देता है गार्डियन कोर्ट, उसके मुताबिक फिर बाप से और या माँ से बच्चे मुलाकात करते रहते हैं। अच्छा, आपने बताया टेम्परेरी कस्टडी। अच्छा, एक टेम्परेरी कस्टडी है, कोर्ट पहले टेम्परेरी कस्टडी दे देती है, फर्ज करें माँ को दे देती है अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, और बाकी दावे का जो फैसला है वो
वो अपने तौर पे वक्त के साथ साथ वो फिर कोर्ट फिर चलता रहता अकॉर्डिंग टू द लॉ जो मुनासिब समझती है चाइल्ड की वेलफेयर, माइनर की वेलफेयर सामने रखते हुए वो फिर फैसला कर देती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, है। बिल्कुल अच्छा, जो ऐसा ही है। लेकिन टेम्पररी कस्टडी भी पहले कोर्ट अपना ऑर्डर करती है, टेम्पररी कस्टडी के माँ के पास चली जाती है। जी बिल्कुल, अगर बच्चे ज्यादा माइनर है, बाज का सकलिंग बेबी होते हैं जो बच्चों माँ का दूध पी रहे होते हैं, या बाज का बच्चे की वो एज ही बहुत थोड़ी होती है, 3 साल 2.5 साल 4 साल, तो वो उसकी जो हज़ानत की कस्टडी है वो अमूमन अमूमन टेम्पररी कस्टडी माँ के पास जाती है। अच्छा, ठीक ठीक। जी हाँ। तो व्हाट इज द, तो फिर परमानेंट जो है कस्टडी का फैसला, दरमियान में ये अदालत में केस चलता रहा पेरेंट्स के दरमियान, तो परमानेंट कस्टडी का फैसला क्या लाइक्लीहुड होता है? अगर बेटा जो है वो 7 साल का है, बेटी 3 साल की है, केस करते करते 3 साल और गुजर गए, तो बेटा 10 साल जी का हो गया, बिल्कुल। बेटी 6 साल की होगी, तो इस सूरत में बताएं कि लाइकली डिसीजन क्या होता अगर टेम्पररी कस्टडी माँ को हासिल हो गई है और इसी दरम्यान में जैसे आपने गार्डियन जज साहब ने ये फैसला किया है कि आप उनकी मीटिंग शेड्यूल भी मुरतब हो गई है, अभी हर महीने बच्चे बाप से मुलाकात भी कर रहे हैं या माँ मुलाकात कर रही है, और जैसे जैसे 2-3 साल का जो केस की प्रोसीडिंग है वो चलती रहती है, इसमें एविडेंस आती है बाप की तरफ से भी और माँ की तरफ से भी, है? ठीक है। और बच्चे अभी समझदार हो गए हैं और बच्चे जो है वो बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, उन्हें पता है कि ये मेरा बाप है या ये मेरी माँ है, और उनकी एजुकेशन भी देखी जाती है, फिर बाप का स्टेटस देखा जाता है, माँ का स्टेटस देखा जाता है, और सबसे बढ़ के इन तमाम फैक्टर से बढ़ के बच्चों की माइनर्स की वेलफेयर देखी जाती है कि जो माइनर बच्चे हैं किन के पास बेहतर तरीके से परवरिश पा सकते हैं, सही बात। एक, और सही। दूसरा बच्चों से बाजुकात कॉन्सेंट भी लेते हैं कि बेटा आप किन के पास रहना चाह रहे हैं, माँ के पास या बाप के पास। अल्टीमेटली फिर डिसाइड कर देते हैं जज कि ठीक है जी, परमानेंट कस्टडी जो है ना यहाँ तो बाप को दे देते हैं या माँ को दे देते हैं, और वही मीटिंग शेड्यूल पहले जिस टेम्पररी कस्टडी में हो रहा था वही रिवर्स हो जाता है। अच्छा। मीन्स के अगर बच्चे बाप के पास जाते हैं तो फिर बाप मुलाकात करवाएगा माँ से बच्चों के साथ, अगर माँ के पास रहती हैं तो फिर माँ उसी तरह मुलाकात करवाती रहती है। अच्छा, लेकिन इस दौरान इसमें जो बच्चों का खर्चा जो है, इजहार साहब, इस जी दौरान बिल्कुल। बच्चों का खर्चा, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो है, इसके बारे में भी कोई कानून, कोई अदालत से आई थिंक कोई कोई ऑर्डर पास होता है, तो ये किसकी जी जिम्मेदारी होती है? बिल्कुल। जी बिल्कुल, फैमिली कोर्ट में बच्चों की मेंटेनेंस का केस दावा दायर कर सकती है माँ अगर उनके पास बच्चे अवेलेबल हैं। अल्टीमेटली बाप फिर गार्डियन कोर्ट में चला जाता है, आगे जाके ये दोनों केस इकट्ठे भी हो जाते हैं, एक ही जज के पास चले जाते हैं। बाप के ऊपर जिम्मेदारी हासिल है कि वो बच्चों को माहाना मेंटेनेंस पे करे, यही उसका एक पॉइंट है जो जज देखता है कि क्या ये बच्चों के साथ पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, क्या ये पॉजिटिव सेंस के लिहाज से बच्चों को ये खर्चा पे कर रहा है, बच्चे को तलीमी अखराजात या फिर दूसरे तरीके ये पे कर रहा है। अगर तो ये पे कर रहा है तो फिर इट्स मीन के बाप चाहता है कि बच्चों की कस्टडी ले, उसका जो ज़हनी तौर पे माइंडसेट बना हुआ है वो बच्चों के साथ एफिलेटेड है और बच्चों को वो लेना चाह रहा है, ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। अभी सही बात। जितने साल वो केस चलेगा तो वो बच्चों की मेंटेनेंस पे करता रहेगा बच्चों की। सही बात। सही बात। अच्छा अच्छा, ये तो हमने एक प्रोपोजिशन इफ्तिखार साहब ली कि जिसमें दो पेरेंट्स के आपस में सेपरेशन हो गई और ये बच्चों के कस्टडी के मामले में हुआ, लेकिन एक और प्रोपोजिशन ले लेते हैं कि अब आगे जाकर मदर के पास अगर कस्टडी थी, टेम्पररी कस्टडी थी, अब मदर की ज़ाहिर है कि उसके घर वाले उसकी शादी करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या सिचुएशन है? क्या इसमें कोर्ट फिर इस फैक्टर को भी कंसीडर करेगी सर? जी एज पर बिल्कुल द सर, लॉ बिल्कुल क्या सर, सिचुएशन बनती है? बिल्कुल सर। अगर माँ ने बच्चों के सर पे रहना है तो उसे थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी बच्चों की परवरिश के लिए। अगर माँ की उम्र थोड़ी है, बच्चे भी अभी छोटे हैं और वो सेकंड मैरिज की तरफ जा रही है, तो वो बाप जो है ना ये दावा दायर कर सकता है कि मेरी बेटी है उसके पास और अभी वो अजनबी के साथ शादी करना चाह रही है, और मेरी इस कोर्ट में विजिटेशन भी चल रही है और ये आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जा रही है शादी करके, मेरे बच्चों को मसला होगा, मेरे फीमेल जो बेटी है ये भी आगे बलूगत में जा रही है और जो उसका हस्बैंड होगा ये इसके लिए अजनबी है, तो लिहाजा इसकी बच्चों की कस्टडी मेरे हैंड ओवर की जाए, मैं बाप हूँ, मैं इसका नेचुरल गार्डियन हूँ, वहां पे इसका स्टेप फादर आ जाएगा। और सेम वे इसी तरह अगर बाप शादी करता है और बच्चे बाप के पास हैं तो वालदा भी सही है। कस्टडी के लिए कह सकती है कि वहां पे स्टेप मदर है,
और जो कि मेरे बच्चों के साथ रवैया अच्छा नहीं होगा, सही लिहाजा बात। बच्चों की कस्टडी मुझे दे दें। अल्टीमेटली वाइस वर्सा दोनों के पास, ये वालिदैन के पास, दोनों के पास राइट हासिल है कि वो एक दूसरे को वाइस वर्सा करके केस कर सकते हैं। गार्डियन कोर्ट जज को, गार्डियन कोर्ट को इस तरफ ला सकते हैं कि बच्चे जो हैं माइनर है, मेरे पास बेहतरीन सोर्सेज हैं कि मैं बच्चों को बेहतरीन परवरिश कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अगर बाप ने अगर दूसरी शादी करने की क्या सोच रहा है, तो ऐसी सूरत में भी सर्कमस्टांसेस में चेंज आई और जो माँ जो है वो कोर्ट में जा सकती है और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कोर्ट जो है माइनर की वेलफेयर को सामने रखते हुए अपना एक फैसला कर सकती जी बिल्कुल। है। बिल्कुल। अच्छा सर, अब तो ये सिचुएशन होगी। अब अगली सिचुएशन ये होगी कि दोनों में से पेरेंट्स जो है वो एक पेरेंट्स की डेथ हो जाए, एक ये तो आपस में ये डिस्प्यूट था ना जी, एक की डेथ हो जाती है, फर्स्ट करें फादर की डेथ हो गई है। अब बच्चे जो है क्या ननियाल और उसकी जो है और या दतियाल अगर कस्टडी मांगते हैं, ऐसे ही 7 साल का बेटा है, 3 साल की बेटी है, तो क्या कस्टडी का दावा किसका बेहतर होगा कानूनी तौर पर? जी सर, बहुत जबरदस्त आपने ये सवाल किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हर एक के वालिदैन को सलामत रखे। बाकी डिस्प्यूट तो पैदा होते रहते हैं, बात बात कंप्रोमाइज भी हो जाता है, बात बात ऐसे साथ साथ चलते रहते हैं। अगर इस तरह की नागहानी सूरत हाल पेश आ जाए कि बाप फौत हो जाए और बच्चे माँ के पास हैं, तो दादी और दादा अगर जिंदा हैं, अलाइव हैं और उनकी सेहत इतनी अच्छी है कि वो बच्चों को लुक आफ्टर कर सकता है, तो वो भी गार्डियन कोर्ट में रजू कर सकता है कस्टडी लेने के लिए। और इसी तरह अगर बच्चे बाप के पास हैं और बाप फौत हो गया है, तो उधर जो माँ है वो भी अप्लाई कर सकती है ठीक है। कि जी मेरे बच्चे अभी उस तरफ हैं, लेकिन इनका जो नेचुरल गार्डियन बाप है वो फौत हो गया है। दादा और दादी जो ना वो ओल्ड एज में हैं, वो अपनी सेहत संभालें या मेरे बच्चों को संभालें, तो बेहतर होगा मेरे बच्चे मेरे वापस मेरे हैंड ओवर कर दें, ताकि मैं अपने बच्चों की बेहतरीन तरीके के साथ तालीम, नशोनुमा और दीनी तालीम दे सकूं। तो यहाँ मतलब पे भी वहां पे कोर्ट जो ना सोचने का भी मौका मिल जाता है, दोनों तरफ है ये। दोनों ये तरफ। देखें, गाड़ी के दो पहिए हैं, मियाँ बीवी दोनों आपस में हैं, इनमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो दूसरी तरफ निकल जाएंगे, उधर वो होगी तो दूसरी तरफ प्रेशर आ जाएगा, दूसरी तरफ चले जाएंगे। लेकिन ये इन बिटवीन ये इनके आपस में मसले मसाइल हल होते हैं। हमारे पास अदालतों में तमाम के मसाइलों के हल हैं, अवेलेबल हैं। मतलब इन एनी जी केस जो डिसीजन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ वेलफेयर ऑफ द माइनर और माइनर, यस उसकी ये। एज के हिसाब से ऑब्वियसली उस हिसाब से होगा। जी बिल्कुल सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सर, अब ये बताइए कि ये सिचुएशन आ गई, अल्लाह ना करे कि जैसे हमने कहा है, जैसे एक प्रोपोजिशन आ गई कि माँ बाप की किसी भी वजह से अगर किसी वजह से दोनों नहीं रहे, तो अब वो बच्चे जो हैं, अब फिर उस सूरत में इसकी जो गार्डियनशिप है विद इन द फैमिली, पहले तो फैमिली को देख लेते हैं, तो फिर जी विद इन बिल्कुल। द फैमिली कौन क्लेम करने का ज्यादा हकदार है? जी बिल्कुल, अल्लाह ना करे कोई इस तरह की भी सूरत हाल हो कि मियाँ बीवी दोनों ही एक्सपायर हो जाते हैं और उनके बच्चे अवेलेबल जो हैं। माइनर जो है, बच्चे माइनर्स जो की, हाँ जी, माइनर जो है। माइनर जो हैं, जी सर। जी माइनर जो है वो दादा दादी के पास हैं, अगर तो उनके दादा और दादी अवेलेबल हैं और वहाँ पे अनमैरिड फुफ्फो भी है बच्चों की, जी जी। तो कोर्ट ये देखती है कि ये फिट फिट है, वाल दादा और दादी दोनों फिट हैं और ये निगहदाश्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर नाना नानी भी वो भी कहते हैं जी हम भी क्लेम करना चाह रहे हैं, या उधर उनकी बच्चों की खाला अवेलेबल है और वो भी फिर गार्डियन कोर्ट में रजू कर सकते हैं। यहाँ पे आगे दोनों को फैमिलीज की तरफ से फिर देखा जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर जो है शेख साहब, वो मलहूज़े खातर रखा जाता है, बेटरमेंट ऑफ द माइनर, वेलफेयर वेलफेयर ऑफ ऑफ द द माइनर, ठीक है। माइनर। ठीक। जहां पे वो बेहतर होगी, जो हमारी गार्डियन कोर्ट है उसी तरफ वो कन्वर्ट कर देगी। सपोज दादा दादी की इकोनॉमिकल हालत ही बेहतर नहीं है और खुद वो बीमार हैं, बीपी के में शिकार है या कोई हेपेटाइटिस सी हुई हुई है, उधर नाना नानी सेहतमंद हैं, उनके पास कुछ रिसोर्सेज भी हैं, कुछ इकोनॉमिकली भी बेहतर हैं, या वो सिटी में रह रहे हैं जहाँ पे एजुकेशन बेहतर तरीके से है, हॉस्पिटल नजदीक हैं, दादा दादी किसी देहात में रह रहे हैं, तो यहाँ पे देखें वो नाना नानी ज्यादा अवेल कर जाएंगे फैसिलिटी, बिकॉज के वो सिटी में है, एजुकेशन स्कूल नजदीक हैं, इकोनॉमिकली उनके हालात बेहतर हैं, तो वो बेहतर तरीके से बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें देखी जाती हैं।
चले माशाल्लाह, ये अच्छा आपने आपने बता दिया कि अच्छा ये बताइएगा कि अब एक जो गार्डियन है उसकी क्या जिम्मेदारी है माइनर के टुवर्ड्स माइनर एंड टुवर्ड्स माइनर्स प्रॉपर्टी? जी, सबसे पहले गार्डियन जो तो ये कस्टोडियन होता है उसकी प्रॉपर्टी का, कि किसी बच्चों की अगर उन्हें विरासत में कोई जायदाद मिल गई है या बाद में मिलने वाली है, उनकी वो प्रॉपर तरीके से लुक आफ्टर करे। और जो बच्चे माइनर हैं इनको अच्छी तालीम दिलाएं, अच्छी तालीम और दीनी भी तालीम दिलाएं। तो खाना पीना, नशोनुमा, अच्छी यूनिफॉर्म्स वगैरह, ये इसकी बेसिक फैसिलिटीज माइनर को अच्छी मिलनी चाहिए। ये गार्डियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर बेचारे बच्चों के माइनर्स के पेरेंट्स नहीं रहे और गार्डियनशिप उसने कोर्ट से ली हुई है, तो बच्चों की बेहतरीन से बेहतरीन नशो हो। अगर जिस बंदे के पास गार्डियनशिप है तो जो दूसरे उसके रिश्तेदार हैं वो वॉच कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। ठीक हो तो इस लिहाज से अगर उन्हें कोई शक व शुबात हो तो हम उसकी गार्डियनशिप को चैलेंज कर सकते हैं। सपोज बच्चों के नाम पे कोई फैक्ट्री है, या सपोज कोई बिजनेस है, या सपोज कोई प्रॉपर्टी है, और वो विदाउट गार्डियनशिप के साथ सेल आउट करने की कोशिश हाँ जी, हाँ जी, है, या किसी के साथ मिलकर 2 नंबरी काम करना चाह रहा है, तो फिर इस हिस्से में उसके जो बाकी रिश्तेदार हैं, बच्चों के जो क्लोज रिलेटिव हैं, वो उस गार्डियनशिप को चैलेंज कर सकते हैं कि जी देखें ये बच्चों की माइनर्स की कि ये काम गड़बड़ हो रही है। इट कैन बी क्वेश्चन उसका कंडक्ट जो है वो ऑब्वियसली जिस पर्पज के लिए कोर्ट ने उसको गार्डियनशिप दी है उसका मकसद यही है वेलफेयर ऑफ द माइनर, अपब्रिंगिंग जो है उसकी बेहतरीन तरीके से हो और उसकी प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से करे। और तो ऑब्वियसली वो अगर नहीं करेगा तो डेफिनेटली इट कैन बी चैलेंज। अच्छा सर, ये बताइए कि जो आखिरी सवाल है तो वक्त की कमी होती है कि अडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड पाकिस्तानी कवानीन के हिसाब से अगर किसी बच्चे के माँ बाप नहीं है तो क्या कोई एक बंदा साबे हैसियत पर्सन अगर वो चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहता है, क्या वो कर सकता ये देखें, हमारा पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो लॉ है वो शरीयत के मुताबिक है। मोस्टली है? मोस्टली कहीं पे जाके है कि नहीं है, तो शरीयत में, इस्लाम में और पाकिस्तान के लॉ में भी अडॉप्शन जो ना वो नहीं है, कहीं इसका इसका जिक्र नहीं है। हाँ, अलबत्ता कोई प्यार से मोहब्बत से किसी का बच्चा लेना चाहे वो ले सकता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त यही है कि उसके बाप का नाम चेंज ना करे। अच्छा, बाप ठीक। में वल्दियत में अपना नाम ना लेके जो बच्चे का ओरिजिनल बाप है उसी का नाम जो ना वो डॉक्यूमेंटेशन में ले। और बाकी अपनी देखें, ये इंसान एक माशरती लिहाज के साथ बच्चों के साथ एफिलिएटेड होता है। उन्हें नजर आना चाहिए कि फ्यूचर में हमारे कोई नस्ल है या हमारे कोई ऐसे ही बच्चे अगर हों तो बिल्कुल कल को ओल्ड एज में हमें बेनिफिट दे। तो जिनकी औलाद नहीं होती वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। वो फिर कहीं ना कहीं तरीके के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से चाहते हैं, या उसके कोई बहन भाई अपना बच्चा उन्हें देने की कोशिश करते हैं, या वो ले लेता है केयर टेक में, ले लेता है बच्चा। लेकिन इसमें सरासर ये है कि बच्चे के वालिद का नाम चेंज नहीं होना चाहिए, माँ का नाम चेंज नहीं होना चाहिए। बेफाम बनाए तो उसका जो ओरिजिनल बाप है वही रखे। लेकिन इस ले पालक की या अडॉप्शन की लीगल कोई वैल्यू नहीं है, कानून में कोई इजाजत नहीं है और इस्लाम में भी कोई इजाजत नहीं है। ठीक। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच खान साहब, आपने मुख्तसर से वक्त में बड़ी सारी बातें बता दी। एरिया, ये जो सब्जेक्ट है ये काफी वाद है, काफी बड़ा है, काफी सारी इसमें प्रोपोजिशन और भी हैं, लेकिन हम इतने से वक्त में इतने ही बात डिस्कस कर सकते थे। खवातीन हज़रात, आपने ये देखा है कि जो ये नेचुरल वे है कि माँ बाप फैमिली बच्चे इकट्ठे रहते हैं, उनकी तालीम और तरबियत जो माँ बाप कर सकते हैं उसका सब्सिट्यूट का जो हकीकी जो असली माँ बाप कर सकते हैं उसका जो रियल पेरेंट उसका सब्सिट्यूट शायद कोई भी नहीं। लेकिन फिर भी कानून मौजूद है, ऐसे जो सिर्कमस्टांसेस हमने डिस्कस की हैं कि ऐसे सूरत में माइनर जो है उसकी वेलफेयर के लिए जहां तक पॉसिबल हो सके जो बेस्ट वे आउट है कानून हमें वो बताता है। और गार्जियन जज साहब जो हैं जो जो उस टेरिटरी के जो गार्जियन जज होते हैं वो फिर उस हिसाब से वो एज पर द लॉ फैसला करते हैं। अल्लाह ताला आपको हम सब, अगर कहीं ऐसे बच्चे हम देखते हैं, ऐसी सिचुएशन हम देखते हैं, जैसे आखिरी बात अतवार साहब ने कही है, अगर कहीं कोई गार्डियनशिप किसी को मिल गई है और लेकिन उसके ऊपर वॉच भी रखते हैं, जाहिर है अगर कोई ऐसी चीज है लोग उसको देख रहे होते हैं। और ऑब्वियसली हम सब इस अंदर दिल है, हम सब इंसान हैं और अल्लाह ताला हम सबको ऐसे बच्चों की ऑब्वियसली मदद करने की और ऐसे हालात में एक दूसरे का साथ देने की तौफीक अता फरमाए।
इफ्तिखार साहब, आपका शो में आने का और कानूनी तौर पे हमें बातें बताने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एक और बात ख़वातीन और हज़रात, ये जो सवाल जवाब हैं ये सादे तरीके से हम इसलिए करते हैं और सादे तरीके से जवाब भी इसलिए आते देते हैं ताकि आपकी समझ में भी आ जाए। तो आपके लिए ये सवाल जवाब होते हैं, और कोई भी अगर को आपको कोई कानूनी मसाइल हों अल्लाह हों तो आपके वकला हज़रात हाजिर हैं। इफ्तिखार साहब हमारे दोस्त है और ऐसे माशाल्लाह और भी वकला हज़रात अवेलेबल हैं। ज़रूर मशवरा, कानूनी मशवरा ज़रूर कर लिया कीजिए, ये हमारे आपके काम आता है। एक बार फिर आइंदा फिर हम हाजिर होंगे आपके साथ ऐसा ही कोई सोशो लीगल एस्पेक्ट लेकर, जिसमें आपकी बेहतरी के लिए आपके साथ नॉलेज शेयरिंग है और अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग है, वो इंशाल्लाह करेंगे। इज़हार साहब, आप इस मौके पे कुछ कहना चाहते हैं बताएं, ताकि कोई ऐसा पॉइंट आप समझते हैं कि रह गया है जरूर ऐड करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने काफी अच्छे सवाल पूछे हैं और चलिए उम्मीद है कि हम नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह ताला और डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह और इंशाल्लाह जी, बेहतर तरीके से बताएंगे। इंशाल्लाह आप अपनी फीडबैक से ख़वातीन हज़रात जरूर नवाजिएगा। कोई आपने सवाल पूछना हो वो हमें व्हाट्सएप का नंबर आपके पास है, आप सवाल जरूर दीजिएगा, आपके एडवोकेट साहब आपको जवाब देंगे व्हाट्सएप पे, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब भी आएगा। ख़वातीन हज़रात इजाज़त दीजिए, अल्लाह।